प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी जो रिलेटेड है टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस दैट इक्वल सम नॉन जीरो वैल्यू। और इस केस को मैं जो है डेली लाइफ की सिचुएशन से जो है वो आपको समझाता हूँ कि रैंडम सैंपल्स लिए गए हैं जी। ए मशीन के लिए 200 बोर्ड्स जो कि ए मशीन ने मैन्युफैक्चर किए हैं, उनमें से 19 जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। जबकि बी मशीन के 100 बोर्ड्स पिक किए गए, यानी जो ऐसे 100 बोर्ड जो कि बी मशीन ने प्रोड्यूस किए थे या मैन्युफैक्चर किए थे, जिनमें से 5 जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ये इंफॉर्मेशन ऐसा लिखी हुई। हाइपोथेसिस ये है कि मशीन बी जो है वो परफॉर्म बेहतर कर रही है मशीन ए से। इस चीज को हमने चेक करना है, ठीक है। जबकि इसमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम रख रहे हैं वो 5% है, मतलब कि हम 5% जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा। या हम कह सकते हैं कि टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे पास 5%। तो नल हाइपोथेसिस बनेगा क्या इस केस में? अगर आप देखें तो हम ये बात करें कि अगर P1 जो है ये प्रोपोर्शन है फॉर मशीन ए और P2 जो है ये प्रोपोर्शन है फॉर बी मशीन, ठीक है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो बनेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो ये होगा कि जो मशीन बी है इसकी परफॉर्मेंस मशीन ए से बेहतर है, यानी P1 इज लेस देन P2। और अल्फा जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो 5% ले रहे हैं। तो देखें यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि जो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें ये बता रहा है कि जो हम टेस्ट यूज करेंगे वो लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, ठीक है। मैं अगर बेल शेप्ड कर्व बना दूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व की, चूंकि हम प्रोपोर्शन से डील कर रहे हैं और जी टेस्ट ही हमारी हेल्प करेगा, तो हम यहाँ पे मतलब नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% है, ठीक है। फर्ज करें अगर ये 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 फर्ज कर लें, तो अल्फा कहीं यहाँ पर होगा 5%, मतलब ये वो पोर्शन है जो हमारे रिजेक्शन रीजन में आएगा, ठीक है। ये रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस रीजन जो है बाकी का तमाम जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन आ जाएगा, ये वाला 95% जो है एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यूं कहूं कि 1 माइनस अल्फा या 0.9500, ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कि हमारी एक्सेप्टेंस की आ रही है, ठीक है। अगर जी की वैल्यू जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू जी अल्फा, अगर हम वो कैलकुलेट कर लें जो कि यहाँ पे नेगेटिव में आएगी इसी 0.05 पे, तो हमें पता चल सकता है कि हमारी जी की क्या वैल्यू है। फिर क्रिटिकल वैल्यू के लिए जो फार्मूला है वो भी मैं आपसे थोड़ी देर में स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। पहले हम क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी आ रही है। देखिए हमारे पास ये है जी स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज का टेबल, ठीक है। ये एंट्री जो यहाँ पर शेयर्ड है हुआ ये बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी की वैल्यू चूंकि बेल शेप्ड है, जो अगर लेफ्ट पे हमें नजर आएगी वैल्यू, ठीक है, वही राइट पे भी होगी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक साइड का फर्क है, ठीक है। एक साइड पे नेगेटिव है, एक साइड पे पॉजिटिव, सिमेट्री पाई जा रही है। तो ये 0.950 के नियरेस्ट जो है 0.9495 भी है और 0.9505, दोनों इक्वी डिस्टेंट पे है इससे 0.9500 से, जो कि 1.6 रो। और अगर कॉलम इनका आप देखें तो 0.04 कॉलम और 0.05 कॉलम है, यानी 1.64 और 1.65 की एवरेज 1.645। ये नेगेटिव में हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई है, -1.645। अब जी स्टैटिस्टिक के लिए जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो मैं भी स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूं जी। ये वो वैल्यू जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो रीजन है मैं उसे अब रेस कर देता हूँ चूंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं रही, ठीक है। जी की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। अब सबसे पहले पी हैट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमें पता है कि n1 जो हमारे पास है वो 200 है, ठीक है, ये n1 है। और जो n2 है हमारे पास वो 100 बोल्ट्स थे, ठीक है। इनकी वैल्यू इसमें दर्ज की जाए। P1 और P2 कैसे फाइंड होगा ये तो आप जानते हैं कि P1 कैसे होगा कि हम 19 को डिवाइड करेंगे 200 से, और P2 के लिए हम 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, 5/100, ठीक है। तो ये वैल्यूज जब इसमें दर्ज की गई और इसे कैलकुलेट किया गया, जो आंसर आया इनसे वो भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। यहाँ पर एक बात याद रहे कि जो मैं P1 ले रहा हूँ ये मैं नॉन डिफेक्टिव
बोल्ट्स की प्रोपोर्शन ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये तो डिफेक्टिव थे ना 19, इसका मतलब 200 में से 181 ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव है। तो मैं जो P1 लिखूंगा वो 181/200 लिखूंगा, जबकि P2 जो लिखूंगा वो 95/100 लिखूंगा नॉन डिफेक्टिव की, ठीक है। तो इस लिहाज से ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। और यही यहाँ पे अगर आप जी स्टैटिस्टिक के लिए देखें तो ये वैल्यू जब हम दर्ज करेंगे 0.905 माइनस 0.95, ठीक है। और इसी तरह से जो भी ये नंबर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 0.92, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 0.08, ठीक है। और ये चूंकि हमने 0.92 इसकी वैल्यू निकाल ली थी, और ये 1/200 प्लस 1/100। तो सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव में 1.35 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखें हमारी जो जी की वैल्यू है वो इस जो माइनस जो जी अल्फा की वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू है उससे मतलब बड़ी आई है, उससे लेस नहीं आई है, ठीक है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये उस रीजन में नहीं आ रही जो कि रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो हम यूँ लिख देंगे द वैल्यू ऑफ जी नॉट लाई इन द वैल्यू, यूँ लिख देंगे वैल्यू ऑफ जी नॉट इन रिजेक्शन रीजन। इसका मतलब कि हम जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जब नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या हम ये जो बात कर रहे थे कि मशीन बी जो है वो परफॉर्म बेटर कर रही है मशीन ए से, वो बात जो है यहाँ पर वो साबित नहीं हो रही, ठीक है। वो बात क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है हमने अभी सॉल्व किया। अब इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है डेली लाइफ का जो कि जो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है कि एक फार्मर है, ठीक है, उसके हवाले से है कि वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो यील्ड ऑफ कॉर्न है ऑफ वैरायटी ए जो है वो एक्सीड कर रही है एवरेज ऑन एवरेज बेस यील्ड ऑफ वैरायटी बी से बाय एटलीस्ट 12 बशल्स पर एकड़। तो अब इस तमाम जो इंफॉर्मेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए आपने जो टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग है आपने खुद करनी है, आपने इसका अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस खुद बनाने हैं, ठीक है। और जबकि इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% बताया गया, आपने इसे खुद सॉल्व करना होगा।